Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll continue with the chapter Basic Concepts of Economics. ये क्लास 11th ISC का सेकेंड चैप्टर है एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में, जो कुछ टर्म्स हैं जो आप बार बार यूज़ करोगे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो हमने ह्यूमन वांट्स देख लिया, यूटिलिटी देख ली, हमने प्रोडक्शन देख लिया है. अभी प्रोडक्शन में ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट वीडियो में. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बची थी, फिर आपका प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा. तो अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन जब भी होता है, प्रोडक्शन का क्या मतलब है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी बनाना. यूटिलिटी आपने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ी है, ठीक है. यूटिलिटी बनाने को प्रोडक्शन कहते हैं. और यूटिलिटी अलग अलग टाइप की थी. फॉर्म यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी. ये बनाई जाती हैं और इसी को कहते हैं प्रोडक्शन. अब यूटिलिटी बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है. उन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक एक करके देखेंगे. पहले कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. इनके फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर की बात करते हैं. तो फर्स्ट फीचर इसमें कहता है कि इट इज़ द आउटकम ऑफ कोऑपरेशन अमंग ऑल द फैक्टर्स. कोऑपरेशन का क्या मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए. आप केवल एक ही फैक्टर को यूज़ करके प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, आपको इन चारों फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. प्रोडक्शन बेसिकली किया क्यों जाता है? हमें किसी ना किसी तरह की, देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे वांट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज़ चाहिए. ठीक है, कमोडिटीज़ कैसे जो है हमें मिलेगी? कमोडिटीज़ को बनाना पड़ेगा. ठीक है, कैसे बनाएंगे? जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उनको यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है, तो वो कमोडिटीज़ बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें लगेंगी और इन चारों को कॉपरेशन करा जाएगा. इन चारों को मिलाकर ही आप एक प्रोडक्शन कर पाओगे. अगर फॉर एग्जांपल इस मार्कर की प्रोडक्शन करी गई है तो इसके लिए लैंड का मतलब क्या है? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितने भी हमें नेचर ने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, तो जितना भी इस मार्कर को बनाने के लिए नेचर से बहुत सारी चीज़ें ली गई होंगी, वो लगी होंगी. उसके बाद लेबर. अब मार्कर अगर मशीन से भी प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें पीपल लगे होंगे, ह्यूमन बींग्स लगे होंगे जो लेबर की तरह काम कर रहे होंगे या ऑफिस एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे होंगे. ठीक है, केवल ये नहीं कि आप प्रोडक्शन करो, बाकी चीज़ें भी. ठीक है, कैपिटल. अब ये बना है तो इसके लिए पैसे लगे होंगे. कैसे पैसे? जो मशीन यूज़ करी जाएंगी. ठीक है, जो हमने रिसोर्सेज बनाए हैं वो कैपिटल लगा होगा. और एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली किसी का दिमाग होगा, बिकॉज मार्कर एक ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जब भी पहली बार बना होगा ये, तो किसी ने इनोवेशन करके इसको बनाया होगा. एंड इवन आज भी मार्कर्स जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं उसका एक हेड जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है. ठीक है, एक बिजनेसमैन है जिसका आइडिया है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाना जिससे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके. तो फर्स्ट फीचर यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि मशीन हमने जो रॉ मटेरियल्स लिए हैं वो उन कैपिटल पे, मतलब उस मशीन्स पे यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे. अगर कॉटन की शर्ट भी बनानी है, कॉटन से बनेगी. ठीक है, अब मशीन ही हमारे पास वैसी नहीं है जो उसको हम कॉटन को स्पिन करे, वीव करे. ठीक है, तो कैपिटल हमने उस रिक्वायरमेंट का नहीं लिया. तो कॉपरेशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप यूटिलिटी को बढ़ाता जाए उस रॉ मटेरियल में, और ऐसा प्रोड्यूस करे जो प्रोडक्ट में इतनी यूटिलिटी हो कि वो किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई कर सके या जिस पर्टिकुलर वांट के लिए बनी है. ठीक है, ये फर्स्ट फीचर हो गया. इसके बाद आता है सेकेंड फीचर. एंड सेकेंड फीचर आपका कहता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं देयर इज़ नो नेसेसिटी कि आप किस तरीके से कंबाइन कर रहे हो. ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि देयर इज़ नो नेसेसिटी हाउएवर टू कंबाइन ऑल द फैक्टर्स इन अ फिक्स्ड वे. कोई फिक्स्ड वे नहीं है. फिक्स्ड वे में इनको कंबाइन करने का कोई रूल नहीं है. ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ इसमें भी आपको एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप क्लॉथ बना रहे हो और वो क्लॉथ ऐसा है जो हैंडलूम मशीन्स यूज़ हो रही हैं. हैंडलूम मशीन्स कैसी होती हैं? जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है, हाथ से मशीन्स चलती हैं. ठीक है, तो हैंडलूम मशीन्स के लिए अब उस केस में जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड किया जाएगा, अगर क्लॉथ हैंडलूम मशीन से बनाना है तो उसमें लेबर जो है इसका नंबर
नंबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करे जाएंगे जो मशीन्स को यूज़ करके क्लॉथ बनाएंगे। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, अगर वही क्लॉथ हम ऐसे बना रहे हैं जिसमें हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर मशीन्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाली, तो उसमें कैपिटल ज़्यादा होगा, लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि मशीन्स आधे ज़्यादा काम कर देंगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस मशीन्स को यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मशीन ज़्यादा यूज़ करनी है तो लेबर कम हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होना है तो कैपिटल कम हो जाएगा, मशीन्स कम आप करोगे यूज़, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, एंड थर्ड फीचर कहता है कि इट इज़ द सर्विसेज ऑफ फैक्टर रैदर दैन फैक्टर इटसेल्फ। सर्विसेज ऑफ फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर मतलब यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है, बोला जा रहा है कि ये फैक्टर नहीं यूज़ हो रहा है, इनकी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं। अगर आप लेबर की बात करो, लेबर में कौन आते हैं? लेबर में आपको बताया गया है वो लोग भी आते हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, एंड वो लोग भी आते हैं जो मेंटल वर्क कर रहे हैं ऑफिस में। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। लैंड में तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ली, कैपिटल में हमने मैन मेड रिसोर्सेज की बात कर ली। दो टाइप के रिसोर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने दिए हैं, मैन मेड जो हमने बनाए हैं जिनका हम फिर यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो कैपिटल में आ गया। लेबर में आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्स हैं। आप किसी भी मशीन को, आप कितनी भी मशीन ले आओ, एक अगर बिजनेसमैन हो, आपने मशीन ले आई या फैक्ट्री लगा दी, आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, सब कुछ तैयार है, पर आपके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या मशीन यूज़ कर पाएंगे? नहीं, एक बंदा अकेले तो नहीं करेगा, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वही होता है लेबर फोर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम लेबर को यूज़ करेंगे किसी इंसान को, तो हम उसकी स्किल का यूज़ कर रहे हैं ना। अगर किसी पर्सन को हमने फैक्ट्री में कोई मशीन ऑपरेट करने को लगाया है, तो वो जो पर्सन, वो जो ह्यूमन बीइंग, उसकी जो बॉडी है वो नहीं यूज़ हो रही, उसकी स्किल यूज़ हो रही है, ठीक है, वो अपने दिमाग से उस मशीन को रन कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर लेबर में आप किसी पर्सन को ऑफिस में रख रहे हो जो कंप्यूटर्स पे काम कर रहा है, वहाँ पर भी आप उसकी स्किल यूज़ कर रहे हो, तो एक तरीके से वो अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्किल का मतलब क्या ही होता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, एबिलिटी है, और हम वो प्रैक्टिस कर करके उसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जब हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो हम इन फैक्टर्स को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, और इसी को फैक्टर सर्विसेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका फोर्थ फीचर, एंड फोर्थ फीचर इज सेइंग कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल का क्या मतलब होता है? टैंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड एंड विच कैन बी फेल्ट। तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टैंजिबल चीज़ें होती हैं। अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करो तो लैंड का मतलब क्या है? केवल ज़मीन की यहाँ बात नहीं हो रही, लैंड के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के अंदर ही आते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। लेबर की बात करो, ह्यूमन बींग्स, मेन एंड वीमेन दिख रहे हैं। कैपिटल की बात करो तो कैपिटल में मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, आपको दिख रहे हैं। एंटरप्रेन्योर की बात करो, ये भी कौन है? मेन एंड वीमेन, पीपल, ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें टैंजिबल है। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो टैंजिबल होते हैं, हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, प्रोडक्शन में जब हम बात कर रहे हैं कि हमें कमोडिटी बनानी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके, तो कमोडिटी में दोनों चीज़ें आती हैं, गुड्स भी आते हैं एंड सर्विसेज भी आती हैं। तो गुड्स टैंजिबल होते हैं और सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ फीचर, एंड फिफ्थ फीचर कहता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो यहाँ पर एक डिमांड का आपका कॉन्सेप्ट आएगा। डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो होती है डिराइव्ड डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि आपको किसी चीज़ की नीड है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ को डिमांड करोगे। आपके पास अगर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल फूड नहीं है तो आप फूड की डिमांड करोगे, ठीक है। आपके पास व्हीकल नहीं है, या साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो आपकी वो डिमांड रहेगी, आप डिमांड करोगे वो चीज़, ठीक है, कि हमें ये चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज हमारी नीड है। ऐसे ही जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जा रहा है, अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसी बात की जाए इस मार्कर के प्रोडक्शन की, तो जब ये मार्कर का प्रोडक्शन का काम होगा तो इसके लिए ये फैक्टर्स लगे होंगे। जिसने भी ये बनाया है उसने ये चारों फैक्टर्स का यूज़ किया है, जिसमें से फोर्थ फैक्टर वो पर्सन, वो एंटरप्रेन्योर खुद है जिसका खुद का दिमाग लगा है। तो जब वो लैंड, लेबर, कैपिटल इन चीज़ों को ला रहा है अपने पास, तो वो इन चीज़ों की डिमांड कर रहा है। उसकी वांट है कि वो मार्कर प्रोड्यूस करे, उसको पता है कि उसे 1 महीने के अंदर
10,000 मार्कर्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। ये उसका गोल है, ये उसकी नीड है, और इसी वजह से अब वो डिमांड करेगा कि उसको रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसको लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो मार्कर बनाने में मदद करेंगे, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए जिससे वो मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करके मार्कर्स बनाएगा। तो उसकी नीड क्या थी कि उसको मार्कर्स बनाने हैं, एंड इसके बेसिस पर उसने इन चीज़ों की डिमांड करी। अब उसको इन चीज़ों की नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी ये अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये बोला जा रहा है कि जब डिमांड हम बात करते हैं लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की, तो इनकी डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि डायरेक्ट डिमांड इनकी नहीं है, डायरेक्टली हमें इनसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी है, इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड हो रही है कि हमें कॉटन की शर्ट्स चाहिए, ठीक है, बहुत पहले टाइम में चल जाओ, कॉटन की शर्ट की डिमांड हो रही है, ठीक है, स्कूल जाना है, कॉटन की शर्ट चाहिए, ठीक है। अब कॉटन की शर्ट जो है ये मेन डिमांड है, लोगों की मेन डिमांड क्या है, कॉटन शर्ट। लेकिन अब वो कॉटन शर्ट बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर ये चीज़ें डिमांड करेगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसको उस शर्ट को बनाने के लिए। तो ये लैंड, लेबर और कैपिटल की जो डिमांड हो रही है बाय दैट एंटरप्रेन्योर, बाय दैट पर्सन, वो डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम दैट डिमांड ऑफ कॉटन शर्ट। क्योंकि लोगों को कॉटन शर्ट चाहिए, इसलिए हमें वो चीज़ें चाहिए जिनसे हम उस कॉटन शर्ट को बना सकते हैं। तो डायरेक्ट डिमांड तो कॉटन शर्ट की है, उसको बनाने के लिए जिन रिसोर्सेज की डिमांड अब हम कर रहे हैं वो डिराइव्ड डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हमेशा डिराइव्ड डिमांड होती है। डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन डायरेक्ट डिमांड मेन डिमांड होता है, बट ये जो होती हैं आपकी, ये डिराइव डिमांड होती हैं। ये डिराइव डिमांड का कॉन्सेप्ट आप डिमांड का चैप्टर जब पढ़ोगे उसमें भी डिटेल में पढ़ोगे। उसमें यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिराइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, क्योंकि इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक्चुअली में लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स की बात करो तो डायरेक्ट डिमांड तो हमें थी ऐसे चीज़ की जिससे हम बात कर सकें, जिस पर हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकें, जिस पर हम इंटरनेट यूज़ कर सकें। हमें एक ऐसा हैंडी मोबाइल चाहिए था जो कि छोटा साइज़ में हो, ये सारी चीज़ें, ये डिमांड थी। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लगा है वो डिराइव डिमांड है, ठीक है। इनकी भी डिमांड ही तो बोली जाएगी। हम क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं कि किसी को अगर किसी फैक्ट्री में लोगों की कमी है, वर्कर्स की कमी है, तो बोलेगा ना कि हाँ भी हमें 10 वर्कर्स चाहिए, हमारी 10 वर्कर की डिमांड है। तो 10 वर्कर की डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं, 10 वर्कर की डिमांड इसलिए है क्योंकि उनसे वो शर्ट बनेगी या वो मार्कर बनेगा या वो फ़ोन बनेगा जो एक्चुअली में लोग डिमांड कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिराइव डिमांड होती है। इसके बाद आता है आपका 6th फीचर, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट हैव द सेम मोबिलिटी। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनकी मोबिलिटी सेम नहीं होती है, मोबिलिटी सेम नहीं होती है। मोबिलिटी का क्या मतलब है, मोबिलिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक काम से दूसरे काम में लगा सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं अक्सर, मतलब कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें, हम एक काम से दूसरे काम में चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें इन सब की मोबिलिटी अलग है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक जगह लगा हुआ है, एक काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन में इससे करवा रहे हैं। इन फैक्टर्स को हम कितने आसानी से दूसरे काम में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक एक की बात करो, अगर आप बात करो लेबर की, लेबर में कौन होते हैं, लेबर में लोग होते हैं। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या होते हैं, मेन एंड वुमेन होते हैं, पीपल होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोबाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल का क्या मतलब है कि आसानी से ये एक काम से दूसरे काम में लगाए जा सकते हैं। अगर लेबर का मतलब क्या है, लोग जो काम करें, ठीक है। अब अगर जैसे कि क्या हो रहा है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो तो आप लेबर कहलाए जाओगे। लेबर का मतलब ये नहीं कि आप फैक्ट्री में काम करो, आप अगर मेंटल वर्क भी कर रहे हो तो आप लेबर हो। एंड इवन अ पर्सन जो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है वो भी एक लेबर है, ठीक है। तो आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फिर आप ऑफिस का वर्क कर रहे हो, कितनी आसानी से आप वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग सकते हो, बहुत आसानी से। अगर आप विलेजेस की बात करो तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, देखो एग्रीकल्चर ज़्यादातर होती है विलेजेस में। अब एग्रीकल्चर सीजन के हिसाब से होती है, पूरे साल भर सेम क्रॉप्स नहीं ग्रो करे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक लेबर जो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, जब सीज़न ख़त्म हो गया तो वो दूसरे सीज़न में जाके किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो वो जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो एक तरफ अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में दे रहा है, दूसरी तरफ वो दूसरी फैक्ट्री में चला गया काम करने, ठीक है। तो वो उस टाइम अपने
उस टाइम वो इंसान, वो जो लेबर है वो मोबाइल है, वो बहुत ईजिली एक एम्प्लॉयमेंट से, एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है उससे वो डायरेक्टली फैक्ट्री में काम करने चला गया, ठीक है, बहुत आसानी से, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अगर आप बात करो क्या कहते हैं ऑफिस वर्कर्स की, तो देखो कितने आसानी से लोग जॉब्स चेंज कर रहे हैं अपनी, एक कंपनी में काम करते हैं दूसरी कंपनी में लग जाते हैं, या फिर एक प्रोफेशन में लगे हुए हैं उसको छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में चले गए, ठीक है। जनरली यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। अब अगर आप काम कर रहे हो किसी IT कंपनी में, ठीक है, एक IT कंपनी में काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, आपको नहीं काम सही आ रहा है, आप जाके आप बिजनेसमैन बन गए, ठीक है, आपने अपना काम चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको फिर से बताया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल जॉब्स नहीं होता है, नौकरी। आप लैंड और कैपिटल को भी एम्प्लॉयमेंट ही कर रहे हो। एम्प्लॉय करने का मतलब ही होता है यूज़ करना, ठीक है, किसी काम में लगाना। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर क्योंकि मेन एंड वीमेन होते हैं, लोग होते हैं, आसानी से एक काम से दूसरे काम में या एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर लैंड और कैपिटल की बात करो तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री सेटअप है, एक एरिया है, वहाँ पर फैक्ट्री बनी है, तो उस फैक्ट्री को क्या आप उठा के दूसरे एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हो? मुश्किल पड़ेगी। वो फैक्ट्री में मशीनें एक तरीके से लगी हुई हैं कि वो ये पर्टिकुलर काम ही करेंगी। मशीनें इस तरीके से लगी हुई हैं कि वहाँ पर कपड़े बनने का काम होगा, ठीक है, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर शुगर प्रोडक्शन का काम होगा, तो मशीन्स डिफरेंट होंगी, मशीन्स जिस ऑर्डर में लगी होंगी वो डिफरेंट होगा, अलग अलग जगह से चीज़ें होंगी। अब एक फैक्ट्री है जहाँ पर शुगर का काम हो रहा है, उसको आपको चेंज करना है कि उस फैक्ट्री में अब आप काम करो क्लॉथ प्रोडक्शन का, कॉटन क्लॉथ्स बनाओ, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। आसानी से नहीं कि डायरेक्टली शुगर बन रहा है, आज शुगर बन रहा है, कल हम उसमें बैठ के क्लॉथ बनाने लग गए, ठीक है। तो ये ज़्यादा मोबाइल नहीं होते हैं। तो यही बताया गया, मोबिलिटी का मतलब होता है कि ease with which a factor can move from one employment to another employment or from one place to another place। एक पर्सन, अगर आप लेबर और एंटरप्रेन्योर की बात करो तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम नहीं लगता। आप आज दिल्ली में काम कर रहे हो, कल मुंबई में काम करने चले गए, ठीक है। आप आज सिटी में काम कर रहे हो, कल आप और मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले गए। आज आप विलेज में काम कर रहे हो, कल शहर में चले गए काम करने, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर सेम यही चीज़ होती है। लैंड और कैपिटल की बात करो, मशीन एक जगह लगी है, दिल्ली में मशीन लगी, उसको आप राजस्थान ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचा दोगे आसानी से? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही बात हो रही है मोबिलिटी की कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी सेम नहीं होती है। ज़्यादा मोबाइल कौन होते हैं? लेबर और एंटरप्रेन्योर। कम मोबाइल कौन होते हैं? लैंड और कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका जो प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने यही देखा कि प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या था मतलब? यूटिलिटी का यही मतलब था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है, कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा होता है। और प्रोडक्शन में हम चीज़ों में वही यूटिलिटी ऐड करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में यूटिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। अब हम देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज प्राइस। प्राइस का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल भाषा में, किसी सामान के बदले जितना आपसे मांगा जाए, ठीक है। प्राइस बेसिकली ये है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ द यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी गिवन टू गेट दिस कमोडिटी। कोई सामान आपको चाहिए, उसके बदले में जितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, किसी भी करेंसी में हो सकते हैं, डॉलर्स में हो सकते हैं, रुपीज़ में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी करेंसी में हो, आपको एक सामान के बदले जितना पैसा देना पड़ रहा है, जितना मनी देना पड़ रहा है, वो उस सामान की प्राइस होती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अब आएगा आपका एक कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट प्राइस, या फिर जिसको मनी प्राइस भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी सामान को, किसी भी गुड को, जैसे मार्कर है, इसको हम प्राइस में दिखाने लगते हैं। ये मार्कर 20 रुपये का है अगर, ठीक है, तो हम बोलेंगे 20 रुपीज़ इसकी एब्सोल्यूट प्राइस है, या ये मार्कर की एब्सोल्यूट प्राइस 20 रुपीज़ है। तो सिंपल ये कि एब्सोल्यूट प्राइस या मनी प्राइस का यही मतलब है कि आप एक गुड को, एक सामान को प्राइस में दिखा रहे हो। एक और चीज़, जब आप प्राइस में दिखाते हो सामान को, तो वो चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल लो, आपको बोला जाए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपके पास 10 मार्कर्स हैं और आपके पास ये एक ब्लैक बोर्ड है, इनको ऐड करो, क्या इनका टोटल हुआ, ठीक है। तो अगर प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं तो आप कैसे ऐड करोगे? टेबल को 10 मार्कर से और इससे बोर्ड से कैसे ऐड करोगे? अगर 10 मार्कर्स हैं या 20 मार्कर हैं, उनको तो ऐड कर लोगे काउंट करके, पर एक टेबल, मार्कर और बोर्ड को कैसे ऐड करोगे? लेकिन वहीं अगर आपको पता है टेबल 200 रुपीज़ की है, मार्कर आपके 500 रुपीज़ के हो गए और आपके जो बोर्ड है वो 600 रुपीज़ का हो गया, तो आप आसानी से सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो एक
ये क्या करता है, ऐड करने के लिए आसानी हो जाती है हमें जब हमें प्राइस पता होता है चीज़ों का। और किसी भी गुड को जब हम उसका प्राइस असाइन करते हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट प्राइस या मनी प्राइस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अच्छा आपका एक और चीज़ इसमें आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज हैव प्राइजेस बिकॉज 2 रीजन्स होते हैं। सबसे मेन चीज़, आपसे प्राइस मांगा ही क्यों जा रहा है। ठीक है, आप ये सोचोगे क्यों हम पैसे दें चीज़ों के, जब धरती माँ ने हमें दिए हैं रिसोर्सेस, हम लोग हैं बना रहे हैं, हम पैसे किस चीज़ के दें। तो पैसे हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज किस में आता है आपका, कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ 2 टाइप की होती हैं ना, गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं ना, इनके 2 फीचर्स हैं, ये यूज़फुल होते हैं और स्केर्स होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज यूज़फुल होते हैं और स्केर्स होते हैं, इसलिए हम इनके लिए इनका प्राइस देते हैं, इसके बदले में पैसे देते हैं। मतलब क्या है कहने का, सबसे पहली चीज़ आप केवल यूज़फुल का मतलब देखो। यूज़फुल का मतलब है जो चीज़ यूज़ की है। ठीक है, ये मार्कर का यूज़ है बिकॉज इससे हम लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, हम उससे लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं। ठीक है, बेड का यूज़ है, आप उसमें सो सकते हैं। ठीक है, सोफ़े का यूज़, आप उसमें बैठ सकते हैं। टेबल का यूज़, आप उसमें पढ़ सकते हैं। अगर डाइनिंग टेबल है उसमें आप खाना खा सकते हैं। किचन के अप्लायंसेस का यूज़ है, तो चीज़ें यूज़फुल है। ठीक है, जब कोई चीज़ यूज़फुल होगी तभी हम वो सामान खरीदेंगे, अगर हमारे काम की नहीं है तो हम क्यों वो सामान खरीदेंगे। ठीक है, यूज़फुल चीज़ है तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे, तब हम चलो ठीक है कि हाँ यूज़फुल है तो हम उसके बदले में पैसे दें। पर ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी यूज़फुल चीज़ों के बदले में आप पैसे दे रहे हो। एयर भी तो यूज़फुल है, एयर से आप सांस ले रहे हो, पर क्या आप उसके बदले में पैसे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। अभी आप ब्रीथ कर रहे हो, ऑक्सीजन है हर जगह अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है हर जगह, और आप उसको ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, तो क्या उसके बदले भी आप पैसे दे रहे हो। अगर हम बोलें कि क्योंकि चीज़ यूज़फुल है इसलिए हम उसके बदले में पैसे देते हैं, तो एयर भी तो यूज़फुल है पर हम उसके लिए प्राइस नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, हमसे कोई पैसे नहीं मांगने आ रहा है कि आप एयर ब्रीथ करो इसके पैसे दो। पैसे तब हमें देने हैं जब वो चीज़ स्केर्स है। स्केर्स का मतलब कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। और अगर आप देखो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं मैक्सिमम जिसके बदले हम प्राइस दे रहे हैं, वो सब यूज़फुल तो होते ही हैं, साथ में स्केर्स होते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्केर्स नहीं है, स्केर्स का मतलब क्या होता है कि कम क्वांटिटी में, जितनी चाहिए उससे कम। क्योंकि चीज़ें स्केर्स हैं, कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इसलिए हमें उस चीज़ के बदले पैसे देने पड़ते हैं। एयर भी यूज़फुल है, पर एयर के बदले में पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एयर अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एयर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एयर आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसलिए मतलब कि आप फ्री में ले रहे हो। एयर अगर ऐसा होता कि एयर ख़त्म हो रही होती, कम हो रही होती, तो उसके प्राइस दिए जाते हैं। और ऐसा होता है, जब आप देखो अभी कोविड में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी तो ऑक्सीजन के पैसे दिए गए थे। ऑक्सीजन भी यूज़फुल है, बट उस टाइम इतनी ज़्यादा नीड हो गई थी कि उसके पैसे देने पड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम पे स्केर्स हो गई थी, तो उसके पैसे दिए जा रहे हैं। एंड इवन जनरली अगर ऑक्सीजन पर्टिकुलरली खरीदे उसके पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम प्राइस तब पे करेंगे जब पहली चीज़ वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यूज़ का होगा और दूसरी चीज़ वो स्केर्स होगा। इनमें से कोई एक भी अगर पॉइंट या कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो हम उसके बदले पैसे नहीं देंगे। पहला रीज़न, अगर यूज़फुल नहीं है तो यूज़फुल नहीं तो हम खरीदेंगे ही क्यों पैसे दें। ठीक है, और चलो अगर यूज़फुल है, स्केर्स नहीं है, ठीक है, स्केर्स नहीं है, तो फिर हम पैसे क्यों देंगे। जैसे एयर यूज़फुल है पर स्केर्स नहीं है, तो यूज़फुल एंड स्केर्स ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसे देते हैं। एग्जाम्पल आपका ये एयर वाला दिया गया, इसमें अगर आप बात करो इन सब की स्केर्सिटी की, जैसे अभी बोला गया बाकी गुड्स एंड सर्विसेज स्केर्स हैं, तो आप पूछोगे क्यों। ठीक है, मार्कर तो इतने सारे बनते हैं, स्केर्स क्यों, जितने लोग चाहे जितने बार लोग जाते हैं खरीदने उतने बार उनको मार्कर मिल जाएगा। अभी आप जाओगे स्टेशनरी खरीदने आपको मार्कर मिल जाएगा। क्यों हम पैसे दे रहे हैं मार्कर के, रीज़न ये है कि हमेशा आपको क्या बताएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का ये है कि हमेशा जो लोगों की वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं। किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करो तो उसको अगर आप पूछोगे कितने लोगों को वो सामान चाहिए, कितने लोगों को वो सामान चाहिए, तो सब हाँ कर देंगे। अगर यूज़ का प्रोडक्ट है तो सब हाँ कर देंगे। अगर आपने बैठा दिया एक हॉल में आपने 1000 लोगों को बिठाया जिनको ये ब्लैक मार्कर चाहिए, और आप पूछोगे ब्लैक मार्कर किसको किसको चाहिए, सबके सब बोल देंगे। अगर सबके काम का है तो सबके सब बोलेंगे हाँ मेरे को ब्लैक मार्कर चाहिए। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि वो ब्लैक मार्कर 20 रुपीज़ का पड़ेगा, तो वो 1000 से 600 हो जाएंगे लोग या 500 हो जाएंगे लोग।
कि आप जब बोलोगे कि इस मार्कर के लिए 20 रुपये देने को कौन तैयार है, तो लोगों की संख्या कम हो जाती है। अब अपने स्कूल्स की बात करो, जब स्कूल्स में अक्सर होता है कि ट्रिप पर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो होता है ट्रिप पे कौन कौन जाना चाहेगा, सब जाना चाहेंगे, 500 रुपीज़ कौन कौन देगा ट्रिप जाने के लिए, कम हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। और रीज़न क्या है, क्योंकि स्केर्स हैं चीज़ें। जो 1000 लोगों से पूछा गया ना कि आपको कितने लोगों को मार्कर चाहिए, उतने मार्कर थे नहीं उसके पास जो मार्कर देने के लिए पूछ रहा था, उसके पास मार्कर थे ही बहुत कम, ठीक है। तभी उसने प्राइस रखा, क्योंकि वो मार्कर 1000 बना ही नहीं सकता। यहाँ पर भी 1000 एक लिमिट ले ली गई है। वर्ल्ड की बात करो तो कोई भी प्रोडक्ट आप इतनी क्वांटिटी में नहीं बना सकते हो जो सबको सेटिस्फाई करे, सब उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। तो क्योंकि हम जो सामान बना रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल करना चाह रहे हैं, जो जिससे लोगों की नीड सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि वो चीज़ें स्केर्स है। अब आप पूछोगे मार्कर है क्यों स्केर्स? स्केर्स इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगी हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप बात करो सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल, ठीक है, ऑयल स्केर्स है। ऑयल रिसोर्सेज जो है, ऑयल वेल्स, वहाँ पे ऑयल जो है डिप्लीट होता जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। मिनरल्स की बात करो तो एक टाइम आएगा मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब उनसे जो जो चीज़ें बन रही हैं अनलिमिटेड अमाउंट में तो बनेंगी नहीं। अगर आप पूछोगे डायमंड नेकलेस किसको चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है, पर डायमंड नेकलेस के लिए इतना प्राइस कौन पे करने को तैयार है? सब नहीं पे करेंगे, ठीक है। और प्राइस इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो सब कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता अवेलेबल तो हम होते ही नहीं किसी से पैसे मांगने वाले। एयर अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है तो कोई आपसे पैसे नहीं मांग सकता है एयर के, बट क्योंकि कोई चीज़ स्केर्स है, लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए उसके बदले में पैसे मांगे जाते हैं। तो प्राइस का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज यूज़फुल होनी चाहिए तभी लोग खरीदेंगे, और स्केर्स होनी चाहिए तभी सप्लायर के पास राइट है कि वो पैसे मांगे, ठीक है। तो यूज़फुल होने का मतलब ये है, जैसे इसमें आपको बताया गया है आगे, बहुत सही लाइन लिखी है इसमें, ये है कि इट इज़ ओनली बिकॉज इकोनॉमिक गुड्स आर यूज़फुल दैट इनकी डिमांड है। क्योंकि यूज़फुल है इसीलिए दे आर डिमांडेड बाय द बायर्स। बायर्स इसकी डिमांड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें यूज़फुल है। और दूसरी चीज़ ये कहा गई है कि क्योंकि स्केर्स हैं इसलिए जो सेलर है जिसने ये सामान बनाया है वो इन चीज़ों को सेल करने के लिए तैयार है एट अ प्राइस, एक प्राइस पर सेल करने के लिए इसलिए वो तैयार है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबको चाहिए, वही सबको चाहिए डायमंड नेकलेस, बनाया तो एक ने रिसोर्सेज यूज़ करके, कुछ क्वांटिटी में बनाया है, सबको तो देगा नहीं, कहेगा ठीक है पैसे दो, प्राइस दो, डायमंड नेकलेस लेके जाओ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि प्राइस इसीलिए किया गया है क्योंकि चीज़ें जब यूज़फुल होनी चाहिए साथ में स्केर्स होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है कि हाँ देखो, goods and services are available at a price because it involves some cost in producing these goods and services with the use of scarce resources. Obviously, अगर आप बोलो, जैसे अभी आपको डायमंड नेकलेस का एग्जांपल दिया गया कि सबसे पूछा गया, 100 लोगों से पूछा गया डायमंड नेकलेस किसको चाहिए, सबको चाहिए। 100 लोग बना रहे डायमंड नेकलेस? नहीं बना रहे, बनाया तो किसी एक ने है, उसने अपना पैसा लगाया है, ठीक है, उसने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, वो भी लिमिटेड थे, उसके पास कुछ ही बना पाया। तो इसलिए क्योंकि उसने वो चीज़ बनाई है इसलिए उसका उसमें लगा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही ये प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है। हमेशा एक बिजनेस का ना गोल होता है प्रॉफिट, ठीक है, गोल होता है प्रॉफिट अर्निंग, साथ में सोशल सर्विस भी करते हैं, पर बिजनेस का गोल यही होता है कि हमें प्रॉफिट्स चाहिए। और प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भाई जितने में हमने सामान बनाया है उससे ज़्यादा में हम बेचें तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपने ख़रीदा था 50 रुपये का, आपने गए और आपसे बोला कि इसको सेल करो, कोई आपसे ख़रीदना चाह रहा है तो क्या आप उसको 40 रुपये का बेचोगे? नहीं, खुद तो आप 50 रुपये इसके दे के आए हो, तो आप 60 का या 100 का सेल करोगे ताकि आपको प्रॉफिट हो। और यही करना चाहिए, ये सेलर्स करते हैं। जब सेलर तो कम है ना, सब तो नहीं प्रोड्यूसर बन गए, सब बिजनेसमैन नहीं बन गए, सब एंटरप्रेन्योर माइंड के नहीं है। उन्होंने अपना सामान बनाया है, उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, तो जब उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ किए, उन्होंने वो सामान बनाया है, तो वो उस सामान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करेंगे। प्रोडक्शन का क्या मतलब था, अभी आपने देख लिया, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी ऐड करने के लिए जितना कॉस्ट, जितना खर्च उस पर्सन ने किया है, उस एंटरप्रेन्योर ने किया है बाय यूजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल और ये सारी चीज़ें, तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसका खर्च लगा है और साथ साथ वो जो प्रोडक्ट उसने बनाया वो स्केर्स है, इस वजह से वो लोगों से प्राइस मांगता है। और प्राइस जो रहता है डेफिनेटली इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है।
जितना प्रॉफिट उसको चाहिए, और फिर वो टोटल प्राइस बन के आता है जिस पे सामान एक्चुअली में मार्केट में बिक रहा होता है। किसी भी सामान की बात करो, वो सब प्रॉफिट उन सारी चीज़ों पर जो प्रोड्यूसर होता है उसको प्रॉफिट अर्न होता है। इवन जब आप डिस्काउंट पे सामान खरीदते हो उसमें भी उस जो प्रोड्यूसर होता है जिसने बनाया है उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर ये मार्कर की बात करी जाए, अगर ये मार्कर अभी आपको फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज़ का मिल रहा है तो मे बी उसमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो और बना केवल 25 रुपीज़ का हो। कॉस्ट केवल 25 हो सकती है, 5 का इसमें प्रॉफिट होगा, तभी आपको 30 रुपीज़ का मार्कर मिल रहा है। आपको लगेगा बहुत ईजी, बहुत ही सस्ता मार्कर है, ठीक है, पर उसमें भी प्रॉफिट होता है। तो सिंपल ये चीज़ चलती है, प्राइस ऐसे ही सेट किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि अच्छा, एक तो ये प्राइस होगी जो गुड्स बने, जो जा रहे हैं मार्केट में, जिसकी जो मेन डिमांड थी, जो हमने बनाई है। अब दूसरी चीज़ जो आती है, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखा है कि चलो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करी, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन लगी, प्रोड्यूसर का खर्च हुआ, ठीक है। खर्च कहाँ पर हुआ प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर का? ये कॉस्ट किस चीज़ की लग रही है? क्योंकि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करी है, उसमें उसका खर्च हुआ है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अगर किसी ने ये मार्कर बनाया है तो वो मार्कर बनाने के लिए उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं, वही कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये प्रोड्यूसर है, इसने बनाया मार्कर। मार्कर क्या है? ऐसी कॉमोडिटी है, गुड्स हैं जिनमें यूटिलिटी है। इससे हम लिख सकते हैं वाइट बोर्ड पे, ये यूटिलिटी है इसकी, वांट सेटिस्फाई करेगा। प्रोड्यूसर ने ये मार्कर बनाए, ठीक है। प्रोड्यूसर कर रहा है प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए प्रोड्यूसर को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और ये खुद एंटरप्रेन्योर जो भी है, ठीक है। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे तभी मार्कर बनाया जाके। जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर का खर्च हुआ है किसी सामान को बनाने में, वो इन्हीं 4 चीज़ों पर हुआ है, इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हुआ है। कैसे हुआ है? देखो, जो एंटरप्रेन्योर छोड़ो, लैंड की बात करो। जब लैंड की बात आती है तो प्रोड्यूसर ने रेंट पे किया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने रेंट पे फैक्ट्री ली है, फैक्ट्री जिसमें मार्कर बना है वो रेंट पे, उसका रेंट उसने दिया होगा। लेबर की बात करो तो अगर उसने ऑफिस वाले वर्कर्स रखे होंगे, देखो फैक्ट्री का काम है तो फैक्ट्री वर्कर्स होंगे, फैक्ट्री वर्कर्स को उसने वेजेस दिए होंगे, ऑफिस वर्कर्स को सैलरी दी होगी उसने। कैपिटल की बात करो तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के, उनको पता होगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये आपको डिटेल में आगे भी पढ़ाया जाएगा। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये जो है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये कॉस्ट बेसिकली होता है। और जो ये चीज़ें हैं ना, इनको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइजेस। हाँ, फैक्टर प्राइजेस बोलते हैं। हाँ, यही चीज़ है कि सिमिलरली सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव सम प्राइस, प्रोड्यूसर्स बाय दीज फैक्टर सर्विसेज एट सम प्राइस। अगर प्रोड्यूसर ने ये मार्कर देखो 2 स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ याद रखो। 2 बार यहाँ प्राइस की बात हो रही है, 2 बार यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है। इस डायग्राम से समझो। ये प्रोड्यूसर है, इसने बनाने हैं मार्कर और मार्कर को जाके इसको सेल करना है कस्टमर को, कंज्यूमर को, ठीक है। ये स्टेप है। प्रोड्यूसर को बनाना है मार्कर, प्रोड्यूसर यूज़ करेगा फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनका यूज़ किया, उसने मार्कर बनाया। मार्कर बनाने के बाद इसने कस्टमर को बेचा एट अ प्राइस, किसी प्राइस पर बेचा होगा, ठीक है। जब प्रोड्यूसर ने मार्कर बनाया तो ये जो उसका खर्च हुआ पूरा, ये बना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोड्यूसर को इन चारों चीज़ों को कुछ ना कुछ देना पड़ा होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर ने लैंड के लिए रेंट पे किया, लेबर को वेजेस दिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर जो खुद है अपने लिए भी तो इसने प्रॉफिट लिया। जो प्रॉफिट की बात हो रही है वो किसको मिल रहा है? खुद भी तो कुछ लेगा, ठीक है। ये सब पड़े कॉस्ट इस मार्कर के, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद ही वो इस कस्टमर को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ही मार्कर सेल कर रहा होगा,
ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट पे किया गया है, प्रोड्यूसर ने जो दिया है, इनको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम जिस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं वो फैक्टर प्राइस है, ठीक है। इनका ये प्राइस है ना, अगर प्रोड्यूसर ने एक फैक्ट्री ली है जिसका रेंट पड़ रहा है 2000 रुपीज़ पर मंथ का, तो ये उस फैक्ट्री का प्राइस हो गया प्रोड्यूसर के लिए। लेबर की को अगर वो 500 पर डे के वेजेस दे रहा है हर दिन के हिसाब के, तो प्रोड्यूसर ने लेबर की सर्विस खरीदी। जो बात हो रही थी फैक्टर सर्विसेज खरीदी जाती हैं, पहले प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज खरीदेगा तो उनके बदले में पैसे देगा। उसने लैंड खरीदा, उसके बदले में रेंट दिया। उसने लेबर खरीदे, उसके बदले में 500 के वेजेस दे रहा है। उसने कैपिटल लिया, उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है, और खुद को प्रॉफिट मिलना, ठीक है। तो पहले प्रोड्यूसर इनकी फैक्टर प्रोडक्शन की सर्विसेज को खरीदता है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात हुई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं यूज होते, उनकी सर्विसेज यूज करी जाती हैं। तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को परचेज किया, जिसको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर ने यहाँ पर फैक्टर प्राइजेस पे किए। अब फैक्टर प्राइजेस पे करने के बाद उसने ये प्रोडक्ट अपना बनाया। जब प्रोडक्ट बना दिया तो ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा गया किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। प्रोड्यूसर पहले सामान बनाने के लिए फैक्टर प्राइस पे करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फिर सामान बन जाता है तो उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल कर देता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो वही इसमें बताया जा रहा है, ये पूरा होल सेट ऑफ प्राइजेस है। अभी ना इसी चीज़ को आप सर्कुलर में पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, जिसमें आप समझोगे कि कैसे सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये एक सर्कल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो आगे क्लास में आप देखोगे, ठीक है। तो ये ऐसे सेट ऑफ प्राइजेस पूरा चल रहा है। प्रोड्यूसर पहले खर्च करके सामान बना रहा है, फिर वो कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर उस सामान पे खर्च करके प्राइस देकर सामान खरीद रहा है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें चलती हैं। अब आता है प्राइसेस आर डिटरमाइंड। हाँ, अगर आप बात करो प्राइस हम कैसे जानेंगे, किसी सामान का प्राइस अगर फिक्स किया जाता है तो वो किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। अब डिमांड एंड सप्लाई आपने डिटेल में तो नहीं पढ़ी है। डिमांड एंड सप्लाई को सिंपल भाषा में अगर समझो कि डिमांड का मतलब है जो लोगों को जितनी चीज़ें चाहिए। एक कंट्री है, उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, कंट्री जो एक सिटी है वहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 100 लोग हैं। 100 लोग में से 70 लोग जो हैं उनकी डिमांड है कि 70 लोगों को चाहिए वहाँ पर डस्टर। 70 लोगों को डस्टर चाहिए वहाँ पर 2-3 प्रोड्यूसर हैं, वो सब मिल करके 50 डस्टर बना पा रहे हैं। तो जो 70 डस्टर चाहिए, जो 100 लोगों की सिटी में 70 लोगों को डस्टर चाहिए, 70 डस्टर्स, वो डिमांड है डस्टर की। और जो सप्लायर्स हैं जो डस्टर बना रहे हैं, उन्होंने 50 डस्टर बनाए, तो वो 50 सप्लाई है, ठीक है। जितने चाहिए लोगों को सामान, वो डिमांड होती है उस सामान की, और जितना वहाँ पर प्रोड्यूसर बनाकर उनको दे पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो सप्लाई होगी उस सामान की, ठीक है। तो नंबर ऑफ डस्टर्स विच आर डिमांडेड बाय द पर्सन, डिमांडेड बाय बायर्स, वो डिमांड होगी डस्टर की, और नंबर ऑफ डस्टर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर्स, वो डस्टर की सप्लाई हो गई। इन्हीं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहाँ पर प्राइस फिक्स हो जाता है। अभी इक्विलिब्रियम क्या है, प्राइस क्या है, ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो सिंपल सा बस इतना समझ लो कि जब हम किसी सामान का, अब इन डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस चलते हैं, कैसे चलते हैं आगे आप पढ़ोगे, इनके फोर्सेस चलते रहते हैं, और एक टाइम आता है जहाँ पर सब फिक्स हो जाता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। और जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, वहाँ पर उस सामान का प्राइस फिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अगर पूछा जाए इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में इतना लिखोगे कि द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। कितने पैसे पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, वो होता है उस सामान का प्राइस। ये जो होता है ये पूरा ग्राफ से समझा जाता है, जो अभी आपको ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से इतना जानना है, कुछ कॉन्सेप्ट जानने हैं प्राइस में, प्राइस की डेफिनेशन देखनी है, फिर देखना है हम प्राइस क्यों कमांड करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज यूजफुल होते हैं, साथ ही साथ स्केर्स होते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर प्राइजेस और होल सेट ऑफ प्राइजेस जो कर रहा है प्रोड्यूसर, पहले सामान बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर सर्विसेज को खरीदता है। फैक्टर सर्विसेज क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है, और उसके बदले उनको पेमेंट करता है, उनको पैसे देता है, उनकी एक पर्टिकुलर
प्राइस पे खरीदता है। वो प्राइस क्या था, ये 4 तरीके से हमने देख लिया। फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है किसी पर्टिकुलर प्राइस में, जिसमें वो अपना ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करता है और साथ में उसमें प्रॉफिट वगैरह जोड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट करने के लिए। तो ये होल सेट ऑफ प्राइजेस आपने देखा। इक्विलिब्रियम प्राइस देखा कि किसी भी सामान का प्राइस सेट करने के लिए हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है कि कितने लोगों को सामान चाहिए, ठीक है, और सप्लाई का मतलब होता है कितना सामान हम बना पा रहे हैं उन लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, पर अलग एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। और डिमांड और सप्लाई जहाँ पर मीट कर जाती हैं, जहाँ पर इनके ग्राफ में बनता है पूरा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी बराबर हो जाती है, वो बन जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस प्राइस पे उस गुड्स को सेल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें है, हाँ, चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई कंडीशंस ब्रिंग चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब प्राइस मैकेनिज्म का कुछ आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब बहुत डिटेल में आप बाद में प्राइस में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही है। अब एक चीज़ देख लो, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल का क्या मतलब होता है? जनरल प्राइस लेवल मतलब प्राइस का क्या लेवल है जनरली अगर देखा जाए तो सिंपल सा ये कह रहा है कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी किसी भी टाइप की हो सकती है। एक कंट्री की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमी देख लो। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करी जाए तो एक कंट्री की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इनका जो भी एवरेज प्राइस है ना, वो होता है जनरल प्राइस लेवल। बस इतना ही समझो, डेफिनेशन ही बस समझो कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, इन सबका एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल, इसको कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब क्या है, होता क्या है, जब इस जनरल प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है, जब ये जनरल प्राइस लेवल हर सामान का बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, हर सामान की बात हो रही है, सारे सामान का प्राइस जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और जब ये जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा घटने लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गिरने लगता है, हर सामान का प्राइस बहुत, सारे सामान बहुत सस्ते होने लगते हैं, तो इसको डिफ्लेशन कहते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल में बहुत परसिस्टेंट इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो दिख रहा हो, कंटिन्यूसली इंक्रीज करना प्राइस, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। कंटिन्यूसली जनरल प्राइस लेवल जो हर सामान का है, गुड्स एंड सर्विसेज का है, वो डिक्रीज करते जाना, इसको डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल प्राइस लेवल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्लेशन की ऑप्शनल स्टडी है, तो बहुत बेसिक पे बस डेफिनेशन देखेंगे इसकी, और डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पर आ जाएंगे वैल्यू पे। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्लेशन का बहुत बेसिक में एकदम छोटा सा देख लेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके सिलेबस में है। अगर होगा देन प्लीज़ टेल मी, थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। उसके बाद फिर वैल्यू पे चलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।